हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं मेटलर्जी का पार्ट 3 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिडक्शन ऑफ मेटल्स हम लोग देख चुके थे, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, एलिंगम डायग्राम और किस किस तरीके से रिडक्शन कराया जाता है वो सारे प्रोसेस हम लोग देख चुके थे। अब जो मेटल हमें मिला है वो इम्प्योर है, उसमें अभी भी कुछ मेटल्स की क्या है, इम्प्योरिटीज है। अब उन इम्प्योरिटीज को हटाएंगे एंड फाइनली जो मेटल मिलेगा वो हमारे काम का है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं विद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और उसके बाद बचेगा लास्ट आपके ये दो टॉपिक। ठीक है, चलो। तो बेसिकली रिफाइनिंग के कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, लिमिटेड प्रोसेस हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज्ञान बता दूं, ठीक है। ये बताया जाता है कि किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या लॉजिक होता है, बस इतना बताया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। चलो सबसे पहला आता है हमारे पास लिक्वेशन। तो थोड़ा बहुत आप लोग टर्मिनोलॉजी से भी समझो, लिक्वेशन समवॉट रिलेटेड है लिक्विड से, है ना। लिक्वेशन समवॉट रिलेटेड है लिक्विड से, तो लिक्विड के आसपास के बारे में सोचो। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, हाँ, मेल्टिंग। ठीक, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपके पास क्या होती है, एक तो होती है आपकी, और तो नहीं लिखेंगे तो इम्प्योरिटीज है। तो हमारे पास है मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, है ना, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज। इसको रखते हैं एक स्लोप्ड सरफेस पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं। इधर बाल्टी भी लगा सकते हो आप चाहो तो, जनरली यहाँ लोग बाल्टी भी लगा देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। होता क्या है, जनरली इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली हाई होता है। और जो मेटल हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उनका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले कौन से होते हैं बेटा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हमारे पास होते हैं जैसे Pb हो गया, ठीक है, Sn हो गया, Bi हो गया। ये सब क्या होता है हमारे पास, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं। मतलब इनको आसानी से मेल्ट किया जा सकता है, ज़्यादा हीट नहीं, थोड़ी सी हीट दो और मेल्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ लगा देते हैं किस तरीके का हीटर, बड़ा सारा हीटर होता है, छोटा सा नहीं, ठीक है, मशाल लेके नहीं जाना है, बड़ा सारा हीटर लगा देते हैं। हमें पता है क्या होने वाला है, इम्प्योरिटीज जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, तो ऑब्वियसली इनको पिघलने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, तो ये पिघलेंगी नहीं, लेकिन कौन पिघल जाएगा, हमारा मेटल पिघल जाएगा। मेटल पिघल जाएगा, मेटल पिघल जाएगा, स्लोप्ड सरफेस है, इस तरीके से मेटल फ्लो करके यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और ये मिलेगा हमें प्योर मेटल। क्या मिल जाएगा हमें, ये प्योर मेटल मिल जाएगा। तो देखो जो भी प्रोसेस बता रहा हूं उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्लस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो पता होना जरूरी है। ठीक है, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आती है बच्चा। चलो अगला आता है डिस्टिलेशन। तो इस वर्ड का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, डिस्टिलेशन पानी का करते हैं, है ना। वाटर का डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, वाटर का डिस्टिलेशन बड़ा सिंपल सा होता है, पानी को गर्म कर दो और दूसरे एक कंटेनर में कंडेंस करके इकट्ठा कर लो, हो गया डिस्टिलेशन, है ना। यही तो होता है डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन बेसिकली। तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है किसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, फॉर मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, अब इनके लिए आपको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ये पूरा का पूरा एक सीरीज है, जिंक कूदे होंगे, Zn कैडमियम, जिंक कैडमियम और मरकरी, मतलब जो 3D सीरीज के आपके D10 वाले हैं, है ना। ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। रीजन क्या होता है, बड़ा आसान सा है, वैसे डी ब्लॉक में भी बताएंगे। ये होता है, अगर मैं इनका कन्फिग्रेशन बताऊं तो कन्फिग्रेशन होता है NH2n-1 फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है, तो मेटालिक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो बहुत कम होता है। एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग वेरी लेस, ठीक है, बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन होते हैं कम होते हैं और आसानी से बॉयल हो जाते हैं। ठीक, तो जिंक कैडमियम मरकरी, मरकरी का तो आप लोगों को पता भी है लिक्विड ही होता है, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, मान लो ये आपका कंटेनर है, ओ भाई साहब कंटेनर क्यों टेढ़ा कर दिया,
इस तरीके से कंटेनर है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपके पास आपका इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। क्योंकि मेटल का तो जैसा मैंने आपको बताया क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन इम्प्योरिटीज का क्या होगा, ज्यादा होगा। हीट करते हैं, आग लगा देते हैं, नीचे से लगा दी, कंडेंस कर लेते हैं ऐसे इस तरीके के पाइप में मान लो, नहीं तो अगर ढंग से बनाया जाए तो इसको करो पैक, यहाँ से निकालो एक पाइप, ठीक है, और एक दूसरे कंटेनर में क्या कर दो आप, इसको कंडेंस कर लो। ये लो, यहाँ पर जो मेटल मिलेगा आपको वो होगा आपका प्योर मेटल। क्या हो जाएगा, प्योर मेटल। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर जो आएगी वो आएगी वेपर्स ऑफ मेटल। सिंपल सा फंडा, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक। लेकिन अगेन मैं वही बता रहा हूँ, किसके लिए एम्प्लॉय करते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेपर फेस रिफाइनिंग किसके लिए करते हैं, उन मेटल्स के लिए करते हैं जो वेरी प्योर फॉर्म में होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, ठीक। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी एक रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं और उसका बना लेते हैं अपन क्या, एक वॉलेटाइल कंपाउंड या वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, क्योंकि इंप्योरिटीज तो कॉम्प्लेक्स बनाएगी नहीं, ठीक। इंप्योरिटीज तो कॉम्प्लेक्स बनाएगी नहीं, मेटल ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, उस मेटल के कॉम्प्लेक्स को हल्का सा हीट करोगे तो क्या होता है, मेटल अलग और जो उसके साथ लिगेंड आपने लिया था वो अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसमें दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीकों में सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा, वैन आर्कल प्रोसेस। बात करते हैं वैन आर्कल प्रोसेस की। तो वैन आर्कल प्रोसेस बेसिकली किसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, एम्प्लॉयड फॉर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, ठीक। एक आधी बार पूछा भी गया है कि किसके लिए और करते हैं, तो जनरली टाइटेनियम याद रह जाता है, जिरकोनियम भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, यहां पर हम लेते हैं टाइटेनियम, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग I2 से। किससे कराते हैं, I2 से कराते हैं। ये बना लेता है आपके पास TiI4, ठीक है। इसको बैलेंस आउट भी कर सकते हो आप लोग, TiI4। अब ये जो है ना कॉम्प्लेक्स, ये होता है वॉलेटाइल नेचर में। ये क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। अब देखो बेसिकली क्या रहा होगा ना, इस टाइटेनियम में प्लस आपकी इंप्योरिटीज भी रही होगी, है ना। इस टाइटेनियम में क्या रही होगी, इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज कॉम्प्लेक्स बनाएगी नहीं, तो इंप्योरिटीज उधर ही रह जाएगी। कॉम्प्लेक्स बना ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना ये, फिर उसके बाद इसको कर देते हैं हल्की सी हीटिंग, तो वापस से हमें मिल जाता है टाइटेनियम प्लस, यहाँ I2 लिबरेट हो जाती है अगेन, और ये मिल जाता है प्योर, क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। सेम फॉर जिरकोनियम होता है हमारे पास, ठीक। इसी से एक और रिलेटेड प्रोसेस होता है मॉन्ड्स, ठीक। मॉन्ड्स प्रोसेस जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, निकल के लिए होता है ना। मॉन्ड्स प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है, निकल के लिए। अब देखो खुद ही सोचो, टाइटेनियम, जिरकोनियम या निकल, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है जनरली। निकल का अगर आप लोग इस्तेमाल देखोगे तो एक आयरन को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथनिंग देने के लिए करते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, रस्ट फ्री करने के लिए बनाते हैं, हाँ ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए बोला गया जिनकी स्मॉल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, उनके लिए करते हैं। निकल में क्या करते हैं, निकल की रिएक्शन कराते हैं एक इंपॉर्टेंट लिगेंड से जो कि है CO, ठीक। CO से इसकी रिएक्शन कराते हैं और बनाते हैं NiCO4, ये बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अगेन ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, नेचर में वोलेटाइल होता है, कॉम्प्लेक्स वोलेटाइल होता है। इंप्योरिटीज रह गई, इंप्योरिटीज कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाई, ये इसको हीट करोगे तो निकल प्लस CO आपको वापस से मिल जाता है, और ये जो निकल मिलता है ये आपको मिलता है प्योर, ठीक है। और ये जो निकलता है ये कैसा था बेटा, ये था इम्प्योर। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। तो ये होते हैं वेपर फेस रिफाइनिंग। वेपर फेस रिफाइनिंग में क्या करते हैं, हम एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के, और उस वॉलेटाइल कंपाउंड को हीट कर देते हैं, तो हमारा प्योर मेटल मिल जाता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ जोन रिफाइनिंग। तो बेसिकली जोन रिफाइनिंग जो कंसेप्ट होता है वो यूज किया जाता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली इस प्रोसेस का इस्तेमाल अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए करा जाता है ना, आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर्स के। होता क्या है, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं लाइक सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम होगा, इनका जो मेजर यूज है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेजर यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इंप्योरिटीज ज्यादा होगी तो जनरली हीटिंग बढ़ने लग जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि चाइना के जो पहले फोन्स आते थे जो बिल्कुल चाइना वाले होते थे, लेकिन अभी वाले नहीं, पहले जो चाइना वाले होते थे उनके अंदर क्या देखने को मिलता था, उनके अंदर हीटिंग बहुत ज्यादा होती थी है ना।
बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती थी, कभी भी गर्म हो जाता था, फट भी जाता था। तो रीज़न यही था, वहाँ पर जो सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता था वो आपके कह सकते हो उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, समझ में आ गई पिक्चर। तो जोन रिफाइनिंग बेसिकली किसके लिए करते हैं? अल्ट्रा प्योर आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सॉरी सेमीकंडक्टर मेटल्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है कंसेप्ट? बड़ा सिंपल सा, इस तरीके की सिलेंड्रिकल इम्प्योर आप ले लेते हो रॉड, ठीक, इम्प्योर रॉड ले लेते हो, उस पर लगा देते हो इस तरीके का एक हीटर। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो भी याद रखें आप लोग। देखो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ये होता है impurities आर मोर soluble इन molten फॉर्म देन इट सॉलिड स्टेट। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सॉलिड से लिक्विड जाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी, तो impurities भी वही करना चाहती है। impurities क्या चाहती है? एंट्रोपी बढ़ाना। तो वो लिक्विड में जाना ज्यादा जाती है, मतलब अपने आप को फेवर करती हैं। तो जैसे ही आप मेल्ट करोगे उनकी जो टेंडेंसी है, जो सॉल्युबिलिटी की जो, ठीक है, वो क्या होती है कि बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो यही बोलते हैं impurities आर मोर soluble इन लिक्विड फॉर्म। ठीक, तो ये होता है आपका हीटर। क्या होता है? हीटर। ये हीटर चलता है इस तरफ, ये हीटर चलता है इस तरफ, इस तरफ चलता है। बेसिकली यहां पर क्या होता है, यहां होती है आपके पास इम्प्योरिटीज। देखो पहली कैसी सिचुएशन है वो समझो। पहली सिचुएशन है कुछ इस प्रकार की, ये इस तरीके की, ठीक है। पहली आपके पास कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो जितना हिस्सा हीटिंग में आएगा वो हो जाएगा मेल्ट। जैसे मान लो ये आया, तो ये हिस्सा हो जाएगा मेल्ट, इतना सा पोर्शन हो जाएगा मेल्ट। अब कॉइल आगे बढ़ेगी, तो हमने क्या बोला? इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड फॉर्म। कॉइल आगे बढ़ेगी तो जो पीछे वाली इंप्योरिटीज है, अब आगे का हिस्सा गर्म होगा तो पीछे वाली जो आपके पास इंप्योरिटीज है वो क्या होने लग जाएंगी? इस तरफ मूव करने लग जाएगी। किस तरफ? जहां पर लिक्विड फॉर्म है। क्या बोला? इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड की तरफ भागेंगी ताकि एंट्रोपी बढ़ पाए, तो इस तरफ भागेगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। यहां तक लाते हैं, ये एंड होता है, ठीक है, ये एंड होता है। एंड तक लाए, बंद करा, फिर पीछे ले गए, फिर चालू कर दिया, एंड तक लाए, फिर बंद करा, फिर पीछे ले गए, चलता रहेगा। बहुत बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, और रिपीट करने के बाद जो फाइनल आपके पास देखने को मिलता है, तो इंप्योरिटीज क्या होती है? मेल्ट हो के क्या हो जाती है? एक जगह इकट्ठा हो जाती है। क्या हो जाती है? एक जगह इकट्ठा हो जाती है। ये हमारे काम का कुछ नहीं होता, इसको कर दिया जाता है कट। यहां से कट कर देते हैं और बोल देते हैं भैया थोड़ा सा इसमें सुधार लाओ, थोड़ी इंप्योरिटीज को और कम करो, बाकी प्रोसेसिंग करके और फिर वापस से लाया जाता है। तो यहां पर हमें मिल जाते हैं सेमीकंडक्टर्स अल्ट्रा प्योर, है ना। जो आपके पास यहाँ मेटल मिलता है ना, जो आपके पास मेटल मिलता है वो मिलता है अल्ट्रा प्योर। बात समझ में आती है? पिक्चर समझ में आ गई? चलो, तो ये होती है आपके पास जोन रिफाइनिंग। बात करते हैं जोन रिफाइनिंग के बाद हम लोग क्यूपलेशन की। तो बेसिकली क्यूपलेशन किसके लिए होता है? रिमूवल ऑफ लेड फ्रॉम सिल्वर और गोल्ड। तो क्यूपलेशन में कुछ नहीं करते हैं, इस तरीके का बर्तन लेते हैं जो कि होता है बोन ऐश का, ठीक है। किसका होता है? बोन ऐश का होता है, ठीक। इसको करते हैं गरम, हीट। क्या करते हैं? हीट करते हैं, मतलब गर्मी देते हैं और साथ ही साथ में यहां से हॉट एयर ब्लास्ट मारा जाता है। क्या होता है? हॉट एयर ब्लास्ट मारा जाता है। अराउंड यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आई गेस, है ना, इतना होता है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है? पीबी भी है प्लस सिल्वर भी है, ठीक है, पीबी है और सिल्वर है, दोनों है। हमें लेड को हटाना है। हमें किसको हटाना है? लेड को। तो बेसिकली ये जो हॉट एयर ब्लास्ट यहां पर आता है, ये क्या करता है? पीबी के साथ बना लेता है रिएक्शन करके पीबीओ। ओप्स, ये क्या करता है? ये बना लेता है पीबीओ, जो कि कैसा होता है बेटा? जो कि होता है वॉलेटाइल। इस टेम्परेचर पे ये बाहर निकल जाता है और आपके पास रह जाता है फिर सिल्वर। इसको बोला जाता है क्यूपिलेशन। क्या बोला जाता है इसको? क्यूपिलेशन बोला जाता है। जहां पर आपके पास क्या होता है? एक सिल्वर या गोल्ड के अंदर लेड प्रेजेंट होता है, आप गर्म करते हो, हॉट एयर ब्लास्ट मारते हो, तो जो लेड होता है वो अपना वॉलेटाइल ऑक्साइड बना के बाहर निकल जाता है और इस तरीके से हमारे को प्योर सिल्वर या गोल्ड मिलता है, ठीक। चलिए अगला आता है अमलगमेशन। अमलगमेशन जब भी सुनो, अमलगम जब भी सुनो, अमलगम में दिमाग आना चाहिए मरकरी। अमलगम में दिमाग में क्या आना चाहिए? मरकरी। तो मरकरी को क्या करते हैं? पानी के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, नहीं,
मरकरी को पानी के साथ नहीं मिक्स करते, सॉरी मरकरी को नहीं करते, ठीक। मिक्स करते हैं हम किसको, आपके पास जो आपका इम्प्योर मेटल है, कौन, इम्प्योर मेटल। जनरली इम्प्योर मेटल कौन सा होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। नोबल मेटल्स, क्योंकि नोबल मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है जनरली वो ज्यादा होती है क्या बनाने की, अमलगम बनाने की, ठीक। अमलगम इम्प्योर मेटल प्लस ले लेते हैं वाटर, दोनों को मिक्स कर देते हैं और दोनों से बनाते हैं हम स्लरी। क्या बनाते हैं, स्लरी। बना ली स्लरी, है ना, स्लरी बनाते हैं। स्लरी बनाने के बाद क्या करते हैं, इस टाइप का हम लोग एक बार लेते हैं, ठीक है। बाहर पे क्या होता है, मरकरी होता है, क्या होता है इस पे, मरकरी होता है इस लेयर पे। फिर यहाँ पर डाली जाती है स्लरी, फिर क्या डाली जाती है यहाँ पर, स्लरी। स्लरी डालोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अमलगम बन जाएगा इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, अमलगम बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से लिखते हैं ना, अमलगम बन गया ठीक है। उल्टा हो गया शायद, उल्टा लिख दिया इसको, AgHg आएगा, है ना, Ag और Hg इस तरीके से लिखेंगे, सही है, ठीक है। अमलगम लेते हैं, फॉर्मूला तुम लोग देख लेना। अमलगम बन गया, अब इस अमलगम को क्या करते हैं, स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लेयर जो बनेगी ना उसको कर देते हैं स्क्रैप ऑफ, ठीक है। ऐसे देखा है ना, निकालने का तरीका जो होता है, ठीक है। कभी कभार कढ़ाई में कुछ जम जाता है तो लेके अपन पतला वाला नहीं था, बारीक वाला, वैसे स्क्रैप ऑफ कर देते हैं। स्क्रैप ऑफ करने के बाद जो आपके पास ये मिला है इसको हीट करो। अभी हमने देखा था मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो बेसिकली यहां लगा देते हैं हम डिस्टिलेशन। क्या लगा देते हैं, डिस्टिलेशन लगा देते हैं। और यहां से हमें सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लैटिनम, ठीक है। इधर प्लैटिनम भी कर देना। जो प्लैटिनम है हमें मिल जाता है किस फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक। तो अमलगमेशन किसके लिए करते हैं, AgAuPt। देखो आपको यही याद रखना है कि किसके लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, ठीक। चलिए फिर आ जाती है हमारे पास जो लास्ट आती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ यूज करना है। बेसिकली सेटअप पे आते हैं सीधे। सेटअप कैसा होता है, सेटअप होता है इस तरीके का। यहां पर एक तो होता है एनोड, इतना मोटा, ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास एनोड। इस एनोड के अंदर क्या होता है, इम्प्योर मेटल, ठीक है। क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल। फिर होता है कैथोड, बहुत पतला सा, ठीक है, स्ट्रिप टाइप की मान लो आप। तो ये होता है आपके पास प्योर मेटल। मान लो ये कॉपर है, मान लो ये इम्प्योर कॉपर है, तो यहां पर प्योर कॉपर ले लिया जाता है। फिर कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को, एनोड को प्लस दो और कैथोड को माइनस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो एनोड होता है प्लस होता है और कैथोड जो होता है माइनस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल होगा तो आप लोगों को पता है क्या पिक्चर हो जाएगी। फिर यहां पर ले लिया जाता है क्या, सॉल्यूशन। क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। भाई इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए ना, ठीक। ये होता है बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस किस का, सॉल्यूबल सॉल्ट का, किसका, सॉल्यूबल सॉल्ट का प्लस इट्स एसिड, ठीक है। सॉल्यूबल सॉल्ट प्लस इट्स एसिड। मान लो मैं कॉपर का करने जा रहा हूं, मान लो मैं कॉपर का करके जा रहा हूं, तो कॉपर में जनरली जो इंप्योरिटीज होती है, मान लो ये आपके पास इम्प्योर कॉपर है ना, मान लो कुछ देर के लिए ये इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है। तो इम्प्योर कॉपर के अंदर जनरली क्या होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। तो अपने को एक और चीज पता है यहां पर क्या होने वाला है, जो एनोड है बेसिकली एनोड। अब तुम ओवरऑल प्रोसेस अगर देखोगे, तो यहां भी मेटल किस में, जीरो में है, और कैथोड पर जाएगा। और अगर कैथोड पर जाएगा, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, इसको लिख दो कैथोड, ठीक है। और जब वो कैथोड पे जाएगा तो भी किस में होगा, जीरो में। फर्क कितना सा है, ये क्या है, इम्प्योर है, और ये कितना है, ये क्या है, प्योर है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, पहले इसको बनाते हैं प्लस एक्स, मतलब इसका करते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन से वाले सेल पे होगा, एनोड पर। ऑक्सीडेशन किधर होगा, एनोड पर। फिर इसको ले जाते हैं हम लोग किसमें, प्योर में, मतलब इसका करते हैं रिडक्शन। क्या करते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट एंड इट्स एसिड। लाइक कॉपर की अगर बात कर रहे हो तो CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। जैसे अगर सिल्वर की बात करते हो तो सिल्वर के लिए हो जाता है AgNO3 प्लस HNO3 डाइल्यूट, ठीक है, लिख देता हूं, प्लस
डाइल्यूट HNO3, ये हो जाता है। ठीक, जनरली हमारे पास जो एनोड होता है और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, एनोड तो हमारा इम्प्योर वाला पार्ट हो गया, लेकिन जो कैथोड होता है वो प्योर मेटल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, प्योर मेटल लेते हैं। ये कॉपर है, ठीक है, प्योर कॉपर। ठीक, जनरली प्योर मेटल लिया जाता है। ये मेटल प्योर तब तक ही ले सकते हो जब तक रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के आसपास ही घूम रही है। जो आप मेटल जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने जा रहे हो ना, जिसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने जा रहे हो, वो जो मेटल है वो हाइड्रोजन के आसपास ही घूम रहा है। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब अगर आसपास घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप मान के चलो आप क्रोमियम मैग्नीज की बात करते हो या फिर सोडियम की बात करते हो, इन केसेस में क्या होता है, जो हमारा कैथोड होता है वो चेंज हो जाता है। जो हमारा कैथोड होता है वो जनरली चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं क्रोमियम के लिए, तो क्रोमियम के लिए लेते हैं हम लोग मरकरी का कैथोड। बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज के लिए लिया जाता है मरकरी का कैथोड। और अगर मैं बात करता हूं जिंक की, तो जिंक के लिए लिया जाता है एल्यूमिनियम का कैथोड। इस प्रोसेस को आयरन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये खर्चीला है, ये बहुत खर्चा है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वो बहुत खर्चे वाला प्रोसेस है। रिडक्शन के बाद आपको यहां मिल जाती है मिट्टी। ठीक है, क्या मिलती है, मिट्टी। भैया इंप्योरिटीज है वो भी तो गायब होगी, जो इंप्योरिटीज है वो भी तो गायब होगी। उसको बोला जाता है बेटा एनोड मड। और इस एनोड मड की जो सबसे खास बात है वो होती है इसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स Ag, Au, Pt, दैट इज योर प्रीशियस मेटल्स। जो क्या, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं जिनकी कीमत आज के मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा है, वो आपको यहां पर मिलते हैं। तो इसका जो खर्चा होता है इस प्रोसेस का, वो इनसे मिल जाता है। लेकिन अगर आप आयरन की करने जाओगे तो आयरन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आयरन के लिए अच्छा नहीं होता है। वह सस्ता है, कार्बन से काम चला रहे हो, कोयले से काम चला रहे हो, क्या दिक्कत वाली बात है ना। Ag, Au, Pt इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मतलब मिल जाता है और इसी से इसका खर्चा निकल जाता है। क्लियर है बात। ये आपके पास क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। भाई कंडक्टिविटी तो चाहिए ना, तो कंडक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना पड़ता है। बात समझ में आती है, क्लियर है पिक्चर। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यही हमारे पास जो प्रोसेसेस है सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक बचेगा मेटलर्जी ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आयरन की रिएक्शंस दे रखी है, एल्यूमिनियम के बारे में पूछा जा सकता है, कॉपर के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी पढ़ेंगे अब अपन इंडिविजुअल मेटलर्जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लस जो पीडीएफ होगी इस सेशन की वो आपको लास्ट अगले लेक्चर के बाद अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से चेकआउट करना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप इस तरीके का बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हो और आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें, उससे ही एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।